चैप्टर एक रोशनी से चमचमाता हुआ सिंघानिया विला जहां पर सन्नाट फैला हुआ था। वो सन्नाटा किसी तूफान के आने की आहट जैसा था। दीवारों पर लगे महंगे झूमर और सुनहरी कढ़ाई वाले पर्दे भी उस माहौल की सीरियसनेस को महसूस कर रहे थे। एक 12 साल की नन्ही बच्ची संगमरमर के ठंडे फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, गाल आंसुओं से भीगे हुए थे और उसकी सफेद फ्रॉक की झालरें मिट्टी से सनी हुई थी। उसके लंबे खुले बाल अस्तव्यस्त थे, मानो उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की हो, मगर किसी ने उसे जबरदस्ती यहाँ खड़ा कर दिया हो। उस बच्ची ने सामने खड़े लोगों को देखते हुए रुंधे गले से चिल्लाकर कहा, मैंने नहीं मारा अंश को। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसकी छोटी छोटी हथेलियां कांप रही थी, उसकी आंखों में बेपसी थी। मगर उसके सामने खड़े लोग, उसका परिवार, उनकी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। प्लीज मम्मा, मेरी बात मान लो। मैं झूठ नहीं बोल रही। अंश को धक्का मैंने नहीं देने दिया था। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी फटी हुई आवाज में वो दर्द था जो किसी निर्दोष इंसान पर लगे इल्जाम से आता है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके सामने खड़ी उसकी 16 साल की बड़ी बहन। उसकी आंखों में झूठे आंसू थे, चेहरा मासूमियत से लिपटा हुआ, जैसे उसे खुद इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी छोटी बहन उसे इतना बड़ा इल्जाम दे रही है। उसकी हल्की गुलाबी साड़ी गीली थी, बाल बिखरे थे और वो कांपती हुई आवाज में बोली, माँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अंश मेरा भी भाई था। मत बन इतनी मासूम, नियादी, आविष्का गुस्से और बेपसी से चिल्लाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा तुझे। तूने धक्का दिया था अंश को, आविष्का ने निया की तरफ देखकर नफरत से कहा। हॉल में खड़े सब लोगों की निगाहें अब निया पर थीं, मगर वो सिर्फ रोए जा रही थी। उसने अपनी माँ सुमेधा का हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से बोली, माँ, मुझे इस पर भरोसा था, लेकिन देखो ये मेरे खिलाफ कैसी बातें कर रही है। सुमेधा की आंखों में आग जल उठी। वो तेजी से आगे बढ़ी और आविष्का के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बस कर। तुझसे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अपने ही भाई को मारकर अब अपनी बहन पर इल्जाम लगा रही है। आविष्का लड़खड़ा गई। उसका सिर झंझना उठा। उसने कांपते हाथ से अपना गाल छुआ और अपनी माँ की तरफ देखा और हैरानी के साथ कहा, मम्मा। उसकी आवाज फुसफुसाहट बनकर रह गई। अब और कुछ मत कहना। उसके पापा अनिरुद्ध सिंघानिया की सख्त आवाज गूंजी। वो गहरे काले सूट में खड़े थे, मगर उनकी आंखों में वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो एक बाप को अपनी बेटी के लिए होनी चाहिए। तूने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। आविष्का की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। क्या वो सच में किसी और परिवार की बात कर रहे थे? क्या ये वही माँ थी जो रात में उसे कहानियां सुनाकर सुलाती थी? वही पापा थे जिनकी गोद उसकी सबसे सेफ जगह थी। उसकी बुआ कलिका ने ठंडी आवाज में कहा, ये लड़की खून के रिश्तों की कीमत नहीं जानती। इस घर में अब इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आविष्का ने नजरें घुमा अपने दादू की तरफ देखा और कहा, दादू प्लीज। उसकी आखिरी उम्मीद महेश सिंघानिया थे, दादाजी, जिनके लिए वो उनकी नन्ही परी थी। मगर उन्होंने गहरी सांस ली और आविष्का की ओर देखते हुए बोले, हमने तुझे इतना प्यार दिया, तुझे इतने संस्कार दिए, लेकिन तेरा मन इतना काला निकला। तुम हमारी पोती नहीं हो सकती हो। महेश जी की बातों ने आविष्का को अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन आविष्का ने एक लास्ट समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। उसने अपने दादू के कुर्ते को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आप तो मेरी बात सुनिए। मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन दादाजी ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। निया एक कोने में खड़ी सिसक रही थी। उसकी चाची स्नेहा ने उसे गले से लगा लिया
बेचारी बच्ची, इसे तो बहुत बड़ा सदमा लग गया है। आविष्का को लगा जैसे उसका दिल किसी ने निचोड़ दिया हो। पापा ने गहरी आवाज में कहा, पुलिस को बुलाओ। ये सुनकर आविष्का ने हैरानी के साथ अपने पापा को देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और सांसें जैसे रुक सी गई थी। उसकी मम्मा ने पीछे मुड़कर उसे देखा, तू हमारी बेटी नहीं रही। इन शब्दों के साथ आविष्का के दिल में कुछ टूटकर बिखर गया। उसने अपनी माँ को देखा, मगर वहाँ कोई ममता नहीं थी। उसने अपने पापा को देखा, मगर वहाँ कोई सहारा नहीं था। उसने अपनी दादी को देखा, मगर वहाँ कोई स्नेह नहीं था। और फिर दरवाजे से 2 पुलिस वाले अंदर आए। आविष्का की सांसें तेज हो गईं। नहीं, नहीं, उसने अपना सिर जोर जोर से हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज, ये कहते हुए आविष्का अपने कदम पीछे लेने लगी। डर से उसकी सांसें सूखने लगी थी। इस वक्त वो 12 साल की मासूम खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। पुलिस वालों ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। पुलिस वाले उसके पास आए और उसकी छोटी कलाइयों में हथकड़ी डाल दी। जब आविष्का को घसीटकर बाहर ले जाया जाने लगा, तब भी उसकी आंखें अपने परिवार को ढूंढ रही थीं। कोई तो होगा जो कहेगा, रुको, आविष्का निर्दोष है। मगर निया ने सिर झुका लिया और आंसू पोंछते हुए अपनी माँ की बाहों में समा गई। आविष्का की आंखों में आंसू जम गए थे। उसने अब रोना भी बंद कर दिया था। अब वो चीखना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब अपने ही लोग सुनना न चाहें तो आवाजें बेकार हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 2। जेल की कोठरी में चारों ओर अंधेरा था। बस एक छोटी सी जालीदार खिड़की से बाहर की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। घुटन भरी उस कोठरी में 12 साल की आविष्का ठंडे गीले फर्श पर पड़ी थी। उसका नन्हा शरीर चोटों से भर चुका था, जगह जगह से खून रिस रहा था। उसकी फ्रॉक गंदी और फटी हुई थी। पिछली रात उसे बेरहमी से पीटा गया था। न कोई रहम, न कोई दया। वो सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन उसके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा था जैसे वो कोई क्रूल क्रिमिनल्स हो। जेलर ने कोठरी के बाहर खड़े 2 पुलिस ऑफिसर की ओर देखा और हंसते हुए कहा, छोटी उम्र में ही कत्ल कर लिया। हत्यारी लड़की, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर एक पुलिस वाले ने अपना सरहा में हिलाया और फिर उसके अपने कदम जेल के अंदर बढ़ा दिए। अंदर घुसते ही उस पुलिस वाले ने आविष्का के बालों को पीछे से पकड़कर जोर से खींचा। आविष्का की छोटी सी गर्दन झटके से पीछे मुड़ गई। अब बोल भी दे, तूने अपने भाई को क्यों मारा? ये सुनकर आविष्का ने लहूलुहान होठों से हंसने की कोशिश की। उसकी हंसी कमजोर थी, मगर उसमें डर नहीं था। मैंने नहीं मारा, उसने दर्द से फुसफुसाया। ये सुनकर ऑफिसर ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, झूठ बोलती है। जवाब देने से पहले ही एक जोरदार मुक्का आविष्का की छोटी सी कमर पर पड़ा। आविष्का के मुंह से एक हल्की चीख निकली, लेकिन उसने खुद को रोने से रोक लिया। चिल्ला क्यों नहीं रही? दर्द नहीं हो रहा, ऑफिसर ने दांत पीसते हुए कहा और अगले ही पल चमड़े की बेल्ट आविष्का की नन्ही पीठ पर दे मारी। आविष्का की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, पर उसने रोने से इनकार कर दिया। ऑफिसर ने बेल्ट को फिर हवा में घुमाया और इस बार उसने बेल्ट आविष्का की पतली नाजुक जांघों पर मार दी। अब भी नहीं बोलेगी? आविष्का ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब पहले जैसी मासूम नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखों से पुलिस वाले को देखा और ठंडी आवाज में कहा, अगर मुझे सच में मारना होता ना, तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ती। ये सुनकर पुलिस वाला गुस्से में पागल हो गया। उसने आविष्का के बाल पकड़कर उसे कोने में धक्का दे दिया। रात भर इसी गंदगी में पड़ी रह, कल तेरा फैसला होगा। ये कहकर ऑफिसर बाहर चला। वह दरवाजा बंद हो गया। आविष्का वही जमीन पर पड़ी रही, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अब आविष्का के अंदर कुछ टूट चुका था। 2 हफ्तों बाद सुबह का ठंडा सूरज भी आज तपिश दे रहा था। जेल की भारी सलाखों से निकलते ही आविष्का की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं।
हफ्तों बाद उसने बाहर की रोशनी देखी थी, लेकिन ये रोशनी उसे राहत नहीं दे रही थी। ये उसे जला रही थी। निकालो इसे, एक पुलिसवाले ने आविष्का की पतली कलाई पर हथकड़ी और कस दी। उसके छोटे हाथों पर पहले से ही कई घाव थे, लेकिन अब दर्द की कोई अहमियत नहीं रही थी। आविष्का को आज कोर्ट ले जाया जा रहा था। आविष्का को जैसे ही जेल के मेन गेट तक लाया गया, मीडिया के कैमरों की लाइटें तेजी से चमकने लगी। एक साथ इतने सारे कैमरों की लाइट्स चेहरे पर पड़ते ही आविष्का के एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसके कानों में लोगों की आवाजें पड़ी। वो आ गई। देखो, यही है सिंघानिया परिवार की खूनी बेटी। क्या तुमने अपने भाई को मारा, आविष्का? तुमने ये हत्या क्यों की? ये सब सुनकर आविष्का ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी, जैसे उनमें से अभी खून निकल आएगा। हर कैमरा उसकी मासूम पर अब नफरत से भरी आंखों को कैद कर रहा था। रिपोर्टर्स एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो सब आविष्का की पिक्चर्स को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आविष्का ही थी। लेकिन तभी आविष्का की नजरें दूर खड़ी एक कार पर पड़ी, जिसका दरवाजा अभी भी खुला था, और उसने से पूरी सिंघानिया फैमिली बाहर निकली। अपने समाने परिवार को देखकर आविष्का की आंखें नफरत की ज्वाला से जल उठी। गुस्से से उसकी मुठियां कस गई। 12 साल की बच्ची की आंखों में नफरत के अंगारे जल रहे थे। सबसे आगे निया थी, उसकी झूठी मासूमियत ओढ़े सफेद कपड़ों में, जैसे उसे अपनी छोटी बहन से कोई लगाव था। उसकी आंखों में नमी थी, उसके हाथ एक दूसरे में जकड़े हुए थे, और उसका चेहरा ऐसे झुका था जैसे वो अंदर से बहुत दुखी हो। लेकिन जब उसकी नजरें आविष्का की लहूलुहान कलाइयों पर गईं, तो उसके होठों पर एक हल्की सी कुटिल मुस्कान आई। सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन आविष्का ने उसकी उस कुटिल मुस्कान को देख लिया था। निया दीदी, आविष्का ने मन ही मन कहा, एक दिन मेरी ये बेड़ियां तुम्हारे हाथों में होंगी, और मैं तुम्हें इसी तरह देखूंगी। निया के पीछे आविष्का के मॉम डैड खड़े थे, मगर उनकी आंखों में कोई ममता नहीं थी। मीडिया वालों की नजरें जैसे ही सिंघानिया परिवार पर पड़ी, सब तेजी से अपने कैमरों के साथ उनकी तरफ दौड़े। तभी एक मेल रिपोर्टर ने राजवीर के मुंह के आगे माइक करते हुए कहा, सर, आपकी छोटी बेटी ने आपके इकलौते बेटे को मार दिया। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये सवाल सुनकर राजवीर ने आविष्का पर से नजरें उठा कैमरे के सामने देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, हमने इसे बेटी समझकर पालने की गलती कर दी। ये हमारी ही भूल थी, उसके पापा मीडिया के सामने बोले। ये हमारी बेटी नहीं है, हम इसका कोई साथ नहीं देंगे। उसकी माँ का गला भर्रा गया था, लेकिन उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। ये हमारी फैमिली का नाम डुबो चुकी है। दादाजी ने गहरी सांस ली। इसका बचपन ही जहरीला था। बुआ कलिका ने नफरत के साथ कहा। हर शब्द, हर बयान आविष्का के सीने में एक नए स्तंभ की तरह उतर रहा था। मैं किसी की नहीं हूं, आविष्का ने खुद को हिलते हुए कैमरों में देखा। हर तरफ उसकी छवि हत्यारी के रूप में बनाई जा रही थी। उसका मासूम चेहरा अब मासूम नहीं दिखता था। अब उसमें एक ठंडापन था, एक दहकती चिंगारी थी। तभी, धक्का दो इसे अंदर, पुलिस वालों ने आविष्का को झटके से जीप में धकेल दिया। आविष्का ने खुद को संभाला और एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। सिंघानिया परिवार अब भी वहीं खड़ा था, उनकी आंखों में हिकारत थी। लेकिन आविष्का की आंखों में अब डर नहीं था, अब सिर्फ नफरत थी। जीप सड़क पर दौड़ रही थी। उसकी हथकड़ी से उसके हाथ नीले पड़ चुके थे, लेकिन उसने उसे खोलने की कोई कोशिश नहीं की। अभी नहीं। लेकिन जैसे ही कोर्ट के गेट पास आए, वहां हलचल मच गई। कैदियों को अलग अलग ले जाया जा रहा था, भीड़ इधर उधर हो रही थी, और तभी एक गाड़ी का टायर फट गया। अचानक ही चारों ओर अफरातफरी मच गई थी। आविष्का ने बिना वक्त गवाए अपनी कलाइयों को मोड़कर हथकड़ी से हाथ निकालने की कोशिश की। दर्द असहनीय था, उसकी स्किन कट गई, खून बहने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हथकड़ी जमीन पर गिर गई। उसने घबराए हुए एक पुलिसवाले की बेल्ट झटके से खींची और उसकी आंखों पर दे मारी। आह! पुलिस वाला जिप से पीछे जमीन पर गिर पड़ा।
बाकी पुलिस वाले जब तक उसे पकड़ने के लिए बढ़ते, आविष्का बिजली की तरह दौड़ पड़ी। पीछे से चीखें गूंजने लगी, आविष्का भाग रही है, रोको उसे। लेकिन आविष्का नहीं रुकी। उसके कदम खून से भींगे थे, लेकिन उसकी रफ्तार नहीं रुकी। भागते हुए उसने एक आखिरी बार मुड़कर कोर्ट के सामने अभी अभी रुकी कार को देखा, जिसमें पूरी सिंघानिया फैमिली बैठी थी। लेकिन तभी निया की नजरें आविष्का पर पड़ी। अगले ही पल निया की आंखें चौड़ी हो गईं। निया की हैरानी देखकर आविष्का मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कान वो मासूम मुस्कान नहीं थी। ये एक वादा था। तुमने मुझे मौत दी है निया दीदी, अब मैं तुम्हारे लिए मौत बनूंगी। तुमने मुझे एक हत्यारा बना दिया, अब मैं तुम्हारी बर्बादी की वजह बनूंगी। आविष्का ने निया का अक्ष अपनी आंखों में लिए गहरी नफरत से कहा और दूसरे ही पलटकर वो जंगल की तरफ भाग गई। आविष्का की आंखों में नहीं कोई खौफ था और नहीं उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। पुलिस वाले कुछ देर तक आविष्का के पीछे भागे, लेकिन आविष्का जैसे जंगल में गुम हो चुकी थी। उन्हें आविष्का कहीं नहीं मिली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 3। 8 साल बाद। 8 साल बाद बटा 8 years लेटर। बेंगलुरु शाम 5 बजे। बेंगलुरु शहर की सबसे महंगी इमारत ब्लैक एम्पायर टावर की ऊपरी मंजिल पर माहौल बेहद सीरियस और टेंशन से भरा हुआ था। सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते थे जो इस दुनिया में किसी कीमत पर खरीदे या बेचे जा सकते थे। चारों तरफ ब्लैक सूट पहने सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे और सामने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स बैठे थे जो दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क से खास तौर पर आए थे। टेबल पर 25 अरब की डील रखी थी। कमरे में सन्नाटा था, सबकी नजरें दरवाजे की ओर थी। तभी टक 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 हाई हील्स की आवाज सन्नाटे को चीरते हुए सुनाई दी और एकदम से डोर ओपन हुआ। एक परछाई अंदर आई। सबने नजरें उठा सामने से आती खूबसूरत लड़की को देखा, जिसकी चाल में बेनतहा रॉयल्टी थी, आंखों में एक ठंडा अंधेरा और होठों पर एक हल्की मगर जानलेवा मुस्कान। हाइट 5'7" था, सिल्की काले बाल कमर तक फैले हुए थे और उसकी गहरी ग्रे आंखें किसी शिकारी की तरह शांत थीं। उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, सिर्फ एक खतरनाक आभा जो उसकी मौजूदगी को और भी रहस्यमयी बना रही थी। उसके पीछे एक ब्लैक 3-piece सूट पहने 25 साल का लड़का, जिसके फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो भी अंदर आया। 6 फुट 1 इंच हाइट, भूरी आंखें, ब्राउन होंठ, जेल से सेट किए बाल, जिम में घंटों मेहनत करके बनाई हुई मस्कुलर बॉडी, जिसे देखकर कोई भी उस पर मर मिटे। लेकिन उसका ओरा इतना खतरनाक और सर्द था कि कोई उसकी तरफ ज्यादा देर देख भी नहीं सकता था। उसने आंखें पर ब्लैक शेड्स पहने थे और वो उस लड़की के पीछे किसी परछाई की तरह चल रहा था। वो लड़की टेबल के पास आई और अपना ब्लैक कोट उतारकर उस लड़के के हाथ में रख दिया और फिर अपनी चेयर पर बैठते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के सबकी तरफ देखकर बोली, लेट्स बिगिन। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इतना असरदार कि पूरा कमरा खामोश हो गया। सामने बैठे विदेशी टाइकून ने उसे देखा और कहा, वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, बट नेवर थॉट वीड मीट अ बिजनेस वुमेन दिस यंग। ये सुनकर उसके चेहरे पर सार्कास्टिकली स्माइल आ गई, जिसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। एज इज जस्ट अ नंबर, मिस्टर वॉल्टर। पावर इज वॉट मैटर्स। उस लड़की ने अपना लैपटॉप ओपन करते हुए कहा। तभी एक आदमी ने उस लड़की की तरफ पेपर बढ़ाते हुए कहा, मिस अविरा, द कॉन्ट्रैक्ट इज रेडी। ये सुनकर अवीरा के पीछे खड़ा लड़का, जो अवीरा का पर्सनल बॉडीगार्ड यतीक्ष राजावत था, उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के पेपर्स ले लिए और उन पर लिखे नाम को देखा। अवीरा सिंघानिया, जिसे दुनिया अब ब्लैक एम्पायर की मालकिन के नाम से जानती थी, लेकिन उसका असली नाम आविष्का सिंघानिया अब एक नई पहचान और नए चेहरे के साथ लौटी थी। वह अब मासूम लड़की नहीं थी जिसे उसके अपनों ने मारने की कोशिश की थी। अब वह सिर्फ बदला थी, अंधकार थी और एक ज्वालामुखी थी जो सही वक्त पर फटेगा।
यतीक्ष ने पेपर्स अविरा के सामने रख दिए और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैम, एवरीथिंग इज फाइन बट टू पीपल हैव स्टिल नॉट साइंड। ये कहते हुए उसने पेपर्स टेबल पर रख दिए। ये सुनकर अवीरा ने हाथ बढ़ाकर सामने रखा वाइन का ग्लास उठाया और धीमे से होंठ तक ले गई। शराब और इंसान में बस इतना ही फर्क होता है, शराब जितनी पुरानी होती है उतनी नशीली होती है, और इंसान। अवीरा ने ये कहते हुए सबकी तरफ एक सरसरी नजरों से देखना और फिर उसने हल्के से ग्लास नीचे रखते हुए आगे कहा, इंसान जितना पुराना होता है उतना बेकार और कमजोर हो जाता है। ये सुनकर सामने बैठे दो लोग सहम गए। अवीरा ने सामने बैठे उन दो लोगों को देखा और ठंडी आवाज में कहा, डील साइन करिए वरना अगली मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, कोई गुस्सा नहीं, कोई भावना नहीं, बस खालीपन। अवीरा की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा पसर गया था। कोई भी अवीरा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार अमेरिकी टाइकून मिस्टर वाल्टर ने हाथ आगे बढ़ाया और कांपते हुए फाइल पर साइन कर दिए और फिर उनके पास बैठे दूसरे बिजनेसमैन ने भी साइन कर दिए। यतीक्ष ने फाइल उठाकर अवीरा के सामने रख दिया। अवीरा ने एक नज़र उसे देखा और फिर फाइल अपने करीब खींचकर और एक डायमंड पेन उठाकर साइन कर दिए। अवीरा ने साइन किया, सिंघानिया। पूरा नाम किसी को नहीं पता था, कोई जानता भी नहीं था कि ये नाम किसका है। बस इतना कहा जाता था कि ब्लैक एम्पायर की असली मालकिन ना दिन देखती है ना रात। उसे सिर्फ दो चीजें पसंद हैं, खून और पैसे की गंध। इधर दूसरी तरफ मुंबई शहर के एक कोने में एक विशाल हवेली के भीतर एक बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर पर बैठा टीवी देख रहा था, जिस पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, सिंघानिया ने 2500 अरब की सबसे बड़ी डील पर साइन की है। ये सुनते ही उनके हाथ से ग्लास गिरकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सिंघानिया? क्या यह आविष्का हो सकती है? नहीं, वो मर चुकी है। उस आदमी ने सिंघानिया की पिक्चर्स जो टीवी पर शो हो रही थी उन्हें देखते हुए कहा। कहीं ना कहीं ये शक उन्हें अंदर तक खा रहा था। ये आदमी अभिमान सिंघानिया थे। इस वक्त उनकी उंगलियां कांप रही थी। दूसरी तरफ ब्लैक एम्पायर के टॉप फ्लोर पर एक महंगी व्हिस्की की बोतल खुली हुई थी। सामने शहर का नक्शा रखा था, जिस पर कई हिस्सों पर ब्लैक मार्कर से निशान बने हुए थे। ब्लैक एम्पायर की ऊंचाइयों में अविस्का सिंघानिया अपने ऑफिस में बड़ी सी विंडो के पास खड़ी शहर को देख रही थी। उसने अपने फोन को ऑन किया और तभी उसकी नजरें अपने फोन की स्क्रीन पर शो हो रही पिक्चर्स पर पड़ी, जो किसी और की नहीं, निया, माँ और कालिका बुआ की तस्वीरें थी, जिन्हें देखते ही अवीरा के फेस पर क्रूल स्माइल आ गई और आंखों में शैतानी चमक। उसने अजीब तरह से अपने फोन की स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए कहा, अब वो वक्त आ चुका था जब पुराना हिसाब चुकता किया जाएगा। आविष्का नहीं लौटेगी, लेकिन अवीरा लौटेगी। तुम सबकी मौत बनकर। तुमने जिस लड़की को जलाया था वो अब राख से उठ चुकी है और अब खेल की असली शुरुआत होगी। ये कहकर अचानक ही वो जोर से हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं, एक अजीब सी सनक थी। किसी को बर्बाद करने का पागलपन था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 4। 2 दिन बाद मुंबई, सिंघानिया मेंशन। शाम 7 बजे। शहर की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित हवेली, जहां हर कोना किसी न किसी राज से भरा हुआ था। आज वहां एक अजीब सी बेचैनी थी। सिंघानिया मेंशन आज अपनी सबसे भव्य रातों में से एक का गवाह बनने वाला था। शहर की नामी गिरामी हस्तियां, बिजनेस टाइकून्स, मीडिया और हर वो इंसान जिसे ताकत और पैसे की चमक लुभाती थी, सभी यहाँ मौजूद थे। लेकिन इस रात की सबसे बड़ी वजह कोई और थी। आज पहली बार सिंघानिया को दुनिया के सामने आना था।
एक रहस्यमयी नाम जिसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर देती थी। निया, कालिका बुआ और पूरी फैमिली एक ग्रैंड पार्टी की तैयारियों में बिजी थी। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नए प्रोजेक्ट के लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया था। इन 8 सालों में निया काफी खूबसूरत और फेमस मॉडल बन चुकी थी। बढ़ती उम्र के साथ उसका खुद पर घमंड भी इतना बढ़ चुका था कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। आज पार्टी की तैयारी में वो इसलिए लगी हुई थी क्योंकि आज इस शहर का सबसे खास शख्स उनके घर आने वाला था। महंगी ड्रेसेस, चमकती लाइट्स, मीडिया की भीड़, वीआईपी लोग, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह रात सिर्फ जश्न की नहीं बल्कि किसी के लौटने की भी थी। पार्टी के दौरान अचानक एक खबर आग की तरह फैल चुकी थी। ब्लैक एम्पायर की मालिक सिंघानिया पहली बार किसी इवेंट में शामिल हो रही हैं। हॉल में मौजूद हर बिजनेस टाइकून की निगाहें चौंक गईं। तभी किसी ने हैरानी के साथ लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या सिंघानिया? चिल्लाना सुनकर सबने आवाज की डायरेक्शन में देखा जहां एक बड़ा बिजनेस जिसे मुंबई में सब जानते थे वो हैरानी के साथ खड़े सामने उस शख्स को देख रहा था जिसने अभी अभी सिंघानिया के यहां आने की न्यूज दी थी। उस आदमी ने हैरानी के साथ फिर कहा, अभी तक किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। कहते हैं वो शैतान से भी खतरनाक है, लेकिन वो यहाँ क्यों आ रही हैं? ये सुनकर वहां मौजूद सारे लोग एक पल के लिए कांप गए। निया, जो अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रही थी, उसके कानों में जैसे ही ये बात बढ़ी उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास छुटकर नीचे गिर गया। एक तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज गई और वाइन के साथ कांच का ग्लास नीचे पड़ते ही चकनाचूर हो गया। ग्लास टूटने की आवाज सुनकर निया अपने होश में आई। उसने एक नजर नीचे देखा और फिर सबकी तरफ देखकर सॉरी कहा। एक वेटर आया और बिखरे कांच के टुकड़ों को साफ करके वहां से चला गया। ये नाम मुझे अजीब क्यों लग रहा है, निया ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन सिंघानिया का नाम सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और एक डर बैठ रहा था। कालिका बुआ की उंगलियां ग्लास पर कस गईं। अगर वो यहां आई तो कुछ बड़ा होने वाला है। कालिका बुआ ने सिंघनिया का नाम सुनकर धीरे से कहा। लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया था और अब हर कोई बेसब्री से मेंशन के विशाल दरवाजों की ओर देख रहा था। सिंघानिया पहली बार किसी बिजनेस डील में खुद शामिल हो रही हैं। क्या वो सच में आएंगी? हर चेहरा इंतजार में था। मीडिया के कैमरे सेट हो चुके थे, बिजनेस वर्ल्ड के शार्क अपनी जगह खड़े थे और सिंघानिया परिवार अंदर से असहज महसूस कर रहा था। निया, जो इस वक्त इस दुनिया की सबसे सक्सेसफुल मॉडल मानी जाती थी, अपने हाथ में वाइन का ग्लास लिए खड़ी थी, लेकिन उसकी उंगलियां ग्लास पर कसती जा रही थी। वो आएगी या नहीं? निया ने एकटक दरवाजे की तरफ देखते हुए बेचैनी से कहा। कालिका बुआ और दादाजी भी बेचैन थे, लेकिन तभी बाहर एक के बाद एक कई कार्स के एक साथ रुकने के ब्रेक की आवाजें सबके कानों में पड़ी। वो आ गईं। मीडिया वाले में से किसी एक मेल रिपोर्टर ने कहा और सब एक साथ बाहर की तरफ चले गए। आफ्टर उन सबको सिंघनिया की पिक्चर्स क्लिक करनी थी। बाहर खड़े गार्ड्स तुरंत अलर्ट मोड में आ गए। भीड़ में एक हलचल सी मच गई थी। तभी आगे की कार्स का गेट ओपन हुआ और उन सब में से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड्स जल्दी से सब कारों के बीच में खड़ी ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम के पास आए और सर झुकाकर खड़े हो गए। एक बॉडीगार्ड ने तुरंत झुककर डोर ओपन किया। तभी एक खूबसूरत मगर डेडली हाथ दरवाजे के किनारे पर टिका। हीरे की चमचमाती घड़ी की रोशनी अंधेरे में चमक उठी। गहरे रेड कलर के नाखून जो किसी शिकारी की पहचान जैसे लग रहे थे। ब्लैक सिल्क गाउन जो लहराते हुए कार से बाहर निकला। फिर टक 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 ब्लैक हाई हील्स ने जमीन को छुआ। सिंघानिया पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी रहस्यमय था। ब्लैक मास्क से ढकी उसकी पहचान, उसकी गहरी आंखें,
जिनमें एक अजीब सा तूफान था। लहराते हुए बाल जो रात की स्याही को मात दे रहे थे। उसका चलने का तरीका हर कदम जैसे जमीन हिला देने वाला हो। वो इतनी डरावनी खूबसूरती थी कि देखने वालों की सांसें थम रही थी। एक साथ बहुत सारे कैमरों की फ्लैशलाइट सिंघनिया के चेहरे पर पड़ी, लेकिन सिंघनिया अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी सामने देख रही थी। उसकी पलकें एक पल के लिए भी नहीं झपकी। उसकी नजरें सिंघानिया मेंशन की दीवारों के साथ उसके हर एक मेंबर को देख रही थी। सिंघानिया को देखते ही दादाजी की उंगलियां टेबल पर कस गईं। कलिका बुआ ने गौर से सिंघनिया की आंखों को देखते हुए कहा, ये लड़की कौन है? ये कहते हुए कालिका बुआ के चेहरे पर परेशानी थी। कुछ अजीब है इसमें, निया, जो हमेशा लाइमलाइट में रहने की आदी थी, पहली बार किसी और की आभा से दबी महसूस कर रही थी। ये कौन है? और क्यों लग रहा है कि ये कोई जाना पहचाना डर है? निया ने घबराहट और परेशानी से कहा। शायद उसकी लाइफ में ये दूसरी बार था जब वो डर रही थी। पहला अंश की मौत और दूसरा सिंघनिया की एंट्री निया को अंदर ही अंदर डरा रही थी। वेलकम टू द गेम, सिंघनिया ने होंठों को तिरछा मोड़ते हुए बेहद अजीब तरह से मुस्कुरा कर कहा। उसकी स्माइल किसी जंगल के शेर की तरह डरावनी थी जो मास्क होने की वजह से कोई देख नहीं पाया। सिंघानिया फैमिली के सबसे बड़े सदस्य दादाजी खुद आगे आए। उन्होंने जबरन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई और बोले, वेलकम मिस सिंघानिया। सीम्स लाइक आई वॉजंट इन्वाइटेड, बट जब किसी की जड़ें मुझ तक फैली हों तो दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त अपने आप पास्ट में ले आता है। सिंघनिया ने बिना किसी एक्सप्रेशन के दादाजी की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दादाजी, जिन्होंने अपने हाथ में फूलों का थाल पकड़ा हुआ था, अचानक ही वो छुटकर नीचे गिर गया। एक तेज आवाज के साथ थाल नीचे गिर गया और फूल तेजी से ऊपर उछलते हुए सीधा सिंघनिया पर आ गिरे। पीछे खड़े यतीक्ष के लब मुस्कुरा उठे। क्या लगता है सिंघनिया की एंट्री क्या तूफान लाएगी सिंघानिया परिवार में? किस डील के लिए सिंघनिया खुद सिंघानिया मेंशन आई है? चैप्टर 5। सिंघानिया परिवार के सबसे बड़े सदस्य दादाजी के हाथ से फूलों का थाल गिरते ही हॉल में खामोशी छा गई। हर कोई सिंघानिया की मौजूदगी से असहज महसूस कर रहा था। मीडिया की फ्लैशलाइट्स लगातार जल रही थी, लेकिन कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दादाजी के हाथ से फूलों का थाल गिरते ही चारों ओर बिखरे फूलों ने जैसे पूरे माहौल में एक अजीब सा सस्पेंस घोल दिया था। सिंघानिया बिना किसी भाव के सामने खड़े लोगों को देख रही थी। उसकी आंखों में वो रहस्य था जो सिंघानिया परिवार को अंदर तक झकझोर रहा था। तभी दादाजी ने खुद को संभालते हुए जबरन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, आप अंदर आइए मिस सिंघानिया। ये सुनते ही सिंघानिया ने तिरछा मुस्कुराते हुए बेहद ही अजीब टोन में कहा, बिल्कुल, आखिर ये तो मेरा भी घर है, यानी कि मेरा दूसरा बिजनेस हब। सिंघानिया के लहजे में एक अजीब सा राइट्स था, जिससे दादाजी और कालिका बुआ का चेहरा और सफेद पड़ गया। पल भर के लिए सारा माहौल सन्नाटे में डूब चुका था। चारों तरफ सिर्फ कैमरों की क्लिक की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन इन सबके बीच सिंघानिया परिवार के सदस्यों के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। सिंघानिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने ब्लैक ग्लव्स पहने हाथ से अपनी ड्रेस पर गिरे फूलों को हटाया, फिर अपनी गहरी नजरें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसान को सीधे उसकी रूह तक महसूस होता था, गहरी, ठंडी, मगर बेहद खतरनाक। यतीक्ष, जो अब तक शांत खड़ा था, उसने हल्की मुस्कान दबाते हुए अपने होठों को हल्का सा चटकाया। उसकी आंखों में कुछ अलग ही मजा था, जैसे ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रहा हो। सिंघानिया ने अपने हील्स की नोक से फर्श पर गिरे फूलों को हल्का सा सरकाया और आगे बढ़ गई। उसके हर कदम की गूंज
मानो सिंघानिया मेंशन की दीवारों में कोई अनकही कहानी दोहरा रही हो। निया की सांसें जैसे अटक गई थी। उसके हाथ में पकड़ा ग्लास हल्का सा कांपा और फिर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। उसने खुद को मन ही मन समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन दिल में उठती अजीब बेचैनी उसे कुछ और ही सिग्नल दे रही थी। कालिका बुआ ने अपना गला साफ किया और जबरन मुस्कान लाते हुए आगे बढ़कर सिंघानिया का रास्ता रोकते हुए कहा, मिस सिंघानिया, आखिरकार आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर ही लिया। हमें लगा था कि ब्लैक एम्पायर की मालकिन इतनी आसानी से किसी पार्टी की हिस्सा नहीं बनेंगी। सिंघानिया ने एक पल के लिए कालिका की आंखों में देखा, फिर बहुत ही धीमे स्वर में मगर बेहद खतरनाक अंदाज में जवाब दिया, सिंघानिया मेंशन की दीवारें बुलाएं और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। ये कहते हुए उसकी नजरें सिंघानिया मेंशन के हर एक सदस्य को देख रही थी। सुमेधा और अनिरुद्ध जो अभी अभी वहां आए थे, सिंघानिया की आवाज जैसे ही उनके कानों में पड़ी उन्होंने तुरंत उसकी तरफ देखा। अनिरुद्ध की काली गहरी आंखें सिंघानिया की नीली आंखों से जा टकराई, जिनमें एक अलग ही कशिश नजर आ रही थी। सिंघानिया का स्वर ठंडा था, मगर उसमें एक अजीब सी चुनौती थी, जिससे कालिका बुआ के चेहरे का रंग हल्का सा उतर गया। दादाजी ने अपनी थरथराती उंगलियों को पीछे बांध लिया। अनिरुद्ध और सुमेधा को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर अनिरुद्ध ने अपने दिल में आई फीलिंग्स को इग्नोर करके अविरा के सामने आकर रिस्पेक्टली कहा, अगर हम आपके लिए कुछ अरेंज कर सके तो प्लीज बताइए। ये सुनकर अवीरा ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा और फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। अवीरा ने अपनी गहरी आंखों से पूरे हॉल का मुआयना किया। वीआईपी गेस्ट, बिजनेस टाइकून्स, मीडिया रिपोर्टर्स, हर किसी की नजरें उस पर टिकी थीं। वो बिना कोई जवाब दिए वह सीधा अंदर की ओर बढ़ी। जैसे ही वह गुजरी, उसके बॉडीगार्ड्स चुपचाप पीछे चलने लगे। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी डेंजर शिकारी का वेलकम हो रहा हो। निया अब तक घबराहट में थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए जबरन एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर ओढ़ ली और अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने लगी, लेकिन उसका ध्यान बार बार सिंघानिया पर जा रहा था। वो कौन है और क्यों मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं? निया ने मन ही मन सोचा। कालिका बुआ अब तक सिंघानिया की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। उन्होंने धीरे से एक बिजनेस पार्टनर से कहा, इस लड़की में कुछ अलग है। ये यहाँ सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं आई है। ये सुनते ही उसके पास खड़ी लेडी ने तुरंत कालिका की तरफ देखा, लेकिन तभी अचानक अविरा ने ठहरकर एक वेटर से वाइन का गिलास लिया, उसे हल्के से घुमाया और फिर धीरे से उसे अपने लाल होठों तक ले गई। उसके लिपस्टिक के हल्के से निशान गिलास पर उभर आए और उसने एक छोटी सी चुस्की ली, लेकिन फिर उसने गिलास अपने हाथ में घुमाया और उसे सीधा कालिका बुआ की ओर बढ़ा दिया। आप ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। कालिका बुआ ने थोड़ा झिझकते हुए गिलास पकड़ा। उनकी उंगलियां हल्की सी कांपी। सिंघानिया ने धीरे से अपने मास्क को अपनी नाक तक सरकाया और पहली बार उसकी पूरी शक्ल सबके सामने आई। अविरा का चेहरा देखते ही सबकी नजरें जैसे उसी पर थम गई। छोटा सा चेहरा जो दिखने में जितना खूबसूरत था उससे कहीं ज्यादा डेंजर था। अविरा की नजरें कालिका के हाथ में मौजूद ड्रिंक के ग्लास पर टिकी हुई थी। अविरा का ओरा इतना पावरफुल था कि कालिका बुआ ने ना चाहते हुए भी अविरा की झूठी ड्रिंक को अपने होंठों से लगा लिया। ऐसा करते हुए उनका हाथ कांप रहा था। इस वक्त कालिका को सबके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी, न सारे गेस्ट, मीडिया रिपोर्टर सब कालिका बुआ को देख रहे थे, जो इस वक्त अविरा की झूठी ड्रिंक पी रही थी। अविरा के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई, जिसे देखकर अचानक ही कालिका बुआ की दिल की धड़कनें बढ़ गई। एक अनजाना सा डर उनके मन में बैठ गया। अविरा होठों पर अब भी एक हल्की मगर बेहद खतरनाक मुस्कान थी। तभी अविरा ने अपना एक कदम कालिका बुआ की तरफ बढ़ाया।
कलिका बुआ के कदम अपने आप पीछे होने लगे तभी अविरा उनके एकदम नजदीक आकर खड़ी हो गई और कलिका की आंखों में गहराई से देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, ग्लास से ज्यादा लोगों का स्वाद देखना मुझे ज्यादा पसंद है। उसने धीरे से कहा। अब पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी सन्नाटे के चीरते हुए निया की आवाज सबके कानों में पड़ी, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या लगता है सिंघानिया का असली मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ बिजनेस डील के लिए आई है या उसके इरादे कुछ और हैं? क्या कालिका बुआ और दादाजी उसके निशाने पर हैं? जानने के लिए सुनते रहिए। स्टोरी चैप्टर 6। तभी अविरा ने अपना एक कदम कलिका बुआ की तरफ बढ़ाया। कलिका बुआ के कदम अपने आप पीछे होने लगे तभी अविरा उनके एकदम नजदीक आकर खड़ी हो गई और कलिका की आंखों में गहराई से देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, ग्लास से ज्यादा लोगों का स्वाद देखना मुझे ज्यादा पसंद है। उसने धीरे से कहा। अब पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी सन्नाटे के चीरते हुए निया की आवाज सबके कानों में पड़ी, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? हॉल में अब भी खामोशी थी, लेकिन माहौल में कुछ और घुल चुका था, डर, डिस्कम्फर्ट और बेइज्जती का तीखा स्वाद। निया की आवाज सुनकर सबने उसकी तरफ देखा। निया की सांसें भारी हो रखी थी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश में उसने एक नकली मुस्कान ओढ़ ली। अविरा यानी सिंघानिया अपनी जगह से धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की गूंज अब भी पूरे हॉल में महसूस हो रही थी। अचानक उसने अपनी ठंडी नीली आंखों से सीधे निया की तरफ देखा। अविरा ने निया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सार्कास्टिकली टोन में कहा, तो तुम हो सिंघानिया परिवार की गुड़िया। उसकी आवाज हल्की थी, मगर उसमें छुपे तंज ने निया के अंदर तक आग लगा दी। निया ने गला साफ किया और खुद को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ, और तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की परमिशन नहीं है। इनफैक्ट तुम यहाँ बिजनेस डील की वजह से आई हो ना कि सब पर अपना रोब झाड़ने। निया ने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए अविरा को घूरते हुए कहा। निया की बात सुनकर हॉल में मौजूद सबकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। यतीक्ष की भौहें आपस में जुड़ गई। आफ्टरऑल आज पहली बार किसी ने अविरा के मुंह पर उसे ऐसी बात कही था, वरना लोगों की अविरा की आंखों में देखने तक की हिम्मत नहीं होती थी। कुछ कहना तो बहुत दूर की बात थी। अचानक ही अविरा हल्के से हंसी, जो एक ठंडी, कटाक्ष भरी हंसी थी। उसने अपने ब्लैक ग्लव्स पहने हाथ से वाइन का गिलास टेबल पर रखा और फिर निया की ओर झुकी। अविरा ने निया की आंखों में देखते हुए कहा, परमिशन? अविरा ने धीमे से दोहराया, जैसे निया के शब्दों का टेस्ट ले रही हो। फिर उसने अपनी उंगलियां टेबल पर हल्के से बजाईं और बहुत ही खतरनाक अंदाज में कहा, परमिशन मांगते वो हैं जो नीचे होते हैं। और तुम्हें क्या लगा तुम्हारी औकात मुझसे ऊपर है? ये सुनते ही निया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। चारों ओर एक हलचल सी मच गई थी। कुछ गेस्ट्स ने हल्के से हंसी दबाई और बिजनेस टाइकून्स के चेहरे पर भी दिलचस्पी झलकने लगी। इस वक्त निया के अंदर गुस्से का तूफान उमड़ आया था। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थी और उसने कस के अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली। निया ने एक गहरी सांस भरी और एक नज़र चारों तरफ देखकर अविरा की आंखों में देखा और गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निया ने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा। अविरा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर बेहद धीरे और स्पष्ट शब्दों में कहा, वही जो एक मालिक करता है, अपने नौकरों को उनकी जगह याद दिलाने आई हूँ। ये सुनते ही निया के साथ इस बार पूरी सिंघानिया फैमिली ने तुरंत अविरा की तरफ देखा, जो बिंदास खड़ी निया की आंखों में देख रही थी। इस बार हॉल में कोई फुसफुसाहट भी नहीं बची। हर कोई अविरा और निया के बीच की यह टेंशन महसूस कर सकता था। निया कुछ पल चुप रही और दूसरे ही पल उसके होंठों पर मजाकिया हंसी आ गई। उसने हंसते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा और फिर थोड़ी एक्टिंग करते हुए बोली,
मजाक अच्छा कर लेती हो, लेकिन तुम्हें बता दूं हमें इतने घटिया मजाक की आदत नहीं है, इसलिए तुम अपने ये डायलॉग्स कहीं और जाकर बोलना, हमारे सामने नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम हमें कंट्रोल कर सकती हो? ये सुनकर सब लोगों की आंखें हैरानी से और भी ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई। कुछ लोग निया को सहानुभूति की नजरों से देख रहे थे तो कुछ लोग इंटरेस्ट के साथ अपने सामने चल रहे सीन को एंजॉय कर रहे थे। सुमेधा ने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर जल्दी से निया को रोकने के लिए उसके पास जाने को होती है, लेकिन उससे पहले ही अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुमेधा ने एक नज़र अपनी कलाई को देखा जिसे अनिरुद्ध ने पकड़ा था और फिर उनके चेहरे की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? छोड़िए मेरा हाथ, हमें निया को रोकना होगा। सिंघानिया के सामने हमारा कोई वजूद नहीं है। अगर हमने निया को नहीं रोका तो कहीं सिंघानिया हमारा बिजनेस ही बर्बाद ना कर दे। ये सुनकर अनिरुद्ध ने सामने निया और सिंघानिया को देखते हुए कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। हमारी बेटी सिंघानिया को उसका जवाब दे रही है और हमें निया पर पूरा विश्वास है, वो कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे हमारा नुकसान हो। ये सुनते ही सुमेधा एकदम से शांत हो गई। उसने फिर आगे कुछ नहीं कहा। इधर निया की बात का अविरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक पल के लिए अपनी उंगलियां अपनी गर्दन के पास ले जाकर अपना मास्क ठीक किया और फिर बहुत धीमी मगर ठहरी हुई आवाज में बोली, कंट्रोल? ओह स्वीटी, तुम अभी तक ये समझ नहीं पाई कि तुम सब तो मेरे पाँव की धूल भी नहीं हो। कंट्रोल तो वहां किया जाता है जहां मुकाबला हो, यहां तो बस खेला जाता है और मैं खेलना खूब पसंद करती हूं। अब निया के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे महसूस हुआ कि हर कोई उसे ही देख रहा था। कुछ चेहरे सहानुभूति में झुके थे, लेकिन ज्यादातर के चेहरे पर एंजॉयमेंट ही था। तभी अविरा हल्का सा निया के नजदीक हुई और धीरे से कहा, और हाँ। अविरा ने एक कदम और करीब आकर कहा, कभी कभी गुड़ियों को उनके डिब्बों में बंद कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब असली शेरनी दहाड़ती है तो नकली राजकुमारियां केवल शोपीस बनकर रह जाती हैं। ये कहकर अविरा वापस पीछे हट गई और मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखकर कहा, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। अब वो सरप्राइज होगा या सदमा, ये डिपेंड सबकी सोच पर करता है। ये कहते हुए अविरा के फेस पर बेहद ही डेंजर स्माइल आ गई। अविरा की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। सिंघानिया परिवार की नजरें भी सिर्फ अविरा पर ठहरी हुई थी। अविरा की सरप्राइज वाली बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार घबरा गया था, क्योंकि उन्हें अविरा की हर एक बात, उसका हर वार खुद पर लग रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता अभी असली सरप्राइज तो बाकी है जो उनकी जड़ें तक हिला देगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 7। अविरा की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। सिंघानिया परिवार की नजरें भी सिर्फ अविरा पर ठहरी हुई थी। अविरा की सरप्राइज वाली बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार घबरा गया था, क्योंकि उन्हें अविरा की हर एक बात, उसका हर वार खुद पर लग रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता अभी असली सरप्राइज तो बाकी है जो उनकी जड़ें तक हिला देगा। हॉल में सन्नाटा था। तभी एक आदमी घबराहट में आगे आया। वो कोई और नहीं बल्कि मेहता कंस्ट्रक्शंस का मालिक था। वो जल्दी से आगे आया और रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाकर बोला, मिस सिंघानिया, आपने हमारी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए ऑफर भेजा था। लेकिन तभी अविरा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारी औकात से ज्यादा कीमत क्यों ऑफर की, है ना? सिंघानिया ने बात काट दी। ये सुनते ही मिस्टर जॉनसन कांप गया। अविरा ने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए और मिस्टर जॉनसन की तरफ देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराकर एटीट्यूड के साथ कहा, क्योंकि जब शिकारी जाल फेंकता है तो दाना भी अपनी कीमत से ज्यादा रखता है। सिंघानिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। सारा हॉल सन्नाटे में था। लोग अब समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस पार्टी नहीं थी, यह एक जंग थी।
हॉल में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अविरा ने एक हल्की ठक ठक की आवाज के साथ अपनी उंगलियों से मेज पर हल्की थपथ पाई और सबकी तरफ देखकर कहा, शैल वी बिगिन? उसकी आवाज जैसे ही हवा में तैरती हुई सबके कानों तक पहुंची, सिंघानिया परिवार समेत हर बिजनेस टाइकून और मीडिया पर्सनालिटी ने एक दूसरे की तरफ देखा। किस बारे में? अभिमान सिंघानिया ने भारी आवाज में पूछा। ये सुनकर सिंघानिया हल्के से मुस्कुराई और अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। उसने तुरंत एक मोटा ब्लैक फोल्डर निकालकर सिंघानिया के सामने रख दिया। द डील, और शुड आई से द टेक ओवर। यह सुनते ही दादाजी समेत पूरा परिवार चौकन्ना हो गया। ये मजाक है ना? निया सिंघानिया ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमारे बिजनेस पर। सिंघानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उस फोल्डर को खोला और टेबल पर रखे क्रिस्टल ग्लास को एक तरफ किया। लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। उसने पहला पेज घुमाया और सामने रखा। यह रहे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें साफ लिखा है कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 50% शेयर अब मेरे नाम पर ट्रांसफर हो चुके हैं। तभी हॉल में पसरे सन्नाटे को तोड़ते हुए अभिमान जी ने तेज आवाज में कहा, इम्पॉसिबल। अभिमान की आवाज थर्रा उठी। दादाजी, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, एक झटके में खड़े हो गए और गुस्से से बोले, ये कैसे हो सकता है? उनकी आंखों गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी। सिंघानिया ने एक नकली अफसोस के साथ सिर हिलाया और फिर सिंघानिया फैमिली के हर एक मेंबर को देखते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, शायद आपको याद न हो, लेकिन कुछ महीने पहले जब आपका एक्सपोर्ट बिजनेस लॉस में जा रहा था, तब आपने अपनी कंपनी के कुछ शेयर एक अनजान इन्वेस्टर को बेचे थे। उस इन्वेस्टर का असली नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन मुझे लगता है अब आपको अंदाजा हो चुका होगा। ये सुनते ही दादाजी के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई और फिर तुरंत गुस्से में बदल गई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये झूठ है। हमने वो डील पूरी तरह से क्लोज कर दी थी। तभी अविरा ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। ये कहकर उसने हल्का सा सिर झुकाया और आगे कहा, लेकिन शर्तें क्या थी, शायद आप भूल गए। ये कहकर उसने फोल्डर से एक और पेपर निकाला और टेबल पर पटकते हुए कहा, ये रहा वो क्लॉज जिसमें लिखा है कि यदि एक फिक्स टाइम तक कंपनी लॉस से नहीं निकली तो वो शेयर्स पूरी तरह से इन्वेस्टर के नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। और खेद की बात यह है कि आपकी कंपनी लॉस से नहीं निकली। ये कहते हुए उसके फेस पर अफसोस भरे एक्सप्रेशन थे। दादाजी को अब समझ आया कि यह किस हद तक प्लान किया हुआ था। तो इसका मतलब ये था कि शुरुआत से ही यह एक जाल था, कालिका बुआ फुसफुसाई। ये सुनकर सिंघानिया ने एक हल्की हंसी के साथ उनकी तरफ देखा। तभी निया ने गुस्से से कांपते हुए अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा और अविरा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, तुम समझती क्या हो अपने आप को? ये हमारा बिजनेस है, तुम इसे ऐसे नहीं छीन सकती। ये सुनकर सिंघानिया उसकी तरफ मुड़ी और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, और डार्लिंग, आई डिडंट स्नैच इट, आई सिंपली टुक व्हाट वाज ऑलरेडी माइन। ये सुनकर निया ने गुस्से में आकर पानी का ग्लास उठाया और अविरा की तरफ फेंकने ही वाली थी, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही सिंघानिया ने एकदम तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। निया ने तुरंत एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर गुस्से से अविरा की आंखों में देखने लगी। तभी अविरा ने निया के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बेहद ही सर्द आवाज में कहा, डोंट इवन ट्राई। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, जिसे सुनकर निया का चेहरा सफेद पड़ गया। सिंघानिया ने उसकी कलाई छोड़ दी और अपने डॉक्यूमेंट्स समेटने लगी। उसने डॉक्यूमेंट्स की फाइल अपने हाथ में पकड़ते हुए बिना किसी की तरफ देखे कहा, अब से इस कंपनी की आधिकारिक 50% मालिक मैं हूँ, और इसका मतलब है हर बड़ा डिसीजन मेरी मर्जी से होगा। उसने एक आखिरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए और टेबल पर छोड़ दिया। इस पर अपने वकील से मुहर लगवा लीजिए, अगर यकीन न हो तो।
अविरा ने सबकी तरफ देखकर कहा। सभी लोग अब भी स्तब्ध थे। दादाजी के हाथ कांप रहे थे और अभिमान अब तक कुछ कहने की कोशिश में थे, लेकिन शब्द गले में अटक गए थे। निया और कलिका चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। सुमेधा अभी भी वैसे ही सदमे में खड़ी अविरा को देख रही थी। सिंघानिया ने एक आखिरी बार पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई और फिर अपनी घड़ी देखी। मुझे लगता है अब मैं जा सकती हूँ। मेरा काम हो चुका है। अविरा ने ये कहकर वहां से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन तभी उसके कानों में अभिमान की आवाज पड़ी। लेकिन हम तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ेंगे, अभिमान गुस्से में बोले। ये सुनकर सिंघानिया ने उनकी तरफ मुड़कर देखा और सार्कास्टिकली कहा, यही तो प्रॉब्लम है सिंघानिया फैमिली की। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, आप कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि आप हार चुके हैं। ये कहकर वो अपनी ब्लैक हाई हील्स के साथ तेजी से मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी वार किया, और हाँ, मैं जल्दी वापस आऊंगी, अगली बार, पूरी कंपनी लेने के लिए। इतना कहकर वो दरवाजे से बाहर चली गई और उसके पीछे रह गए सिर्फ खामोश चेहरे और एक डूबता हुआ बिजनेस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 8। अविरा की कार तेजी से एक लग्जरी होटल के प्राइवेट पेंटहाउस में जाकर रुकी। यहाँ किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इस अंधेरे पेंटहाउस में रहने वाली सिंघानिया असल में आविष्का थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने रेहान पहले से खड़ा था। काम हो गया, उसने बिना किसी भाव के पूछा। अविरा ने बिना जवाब दिए अपने ग्लव्स उतारे और एक साइड रख दिए। एज ग्रुप अब आधा हमारा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। रेहान ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में वही अंधेरा था जो अविरा की आंखों में था। अब क्या? रेहान ने शांति से पूछा। ये सुनकर अविरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, अब उन्हें मेरा असली खेल दिखाने का वक्त आ चुका है। इधर दूसरी तरफ रात का अंधेरा अपनी परछाइयां बिखेर चुका था। पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन सिंघानिया मेंशन के अंदर सन्नाटा पसरा था। डील के पेपर्स पर साइन होने के बाद से हर कोई अंदर ही अंदर खौल रहा था। पूरी सिंघानिया फैमिली लिविंग हॉल में बैठी हुई थी। तभी चाचा ने सामने रखी टेबल पर जोर से मुक्का मारते हुए चिल्लाकर कहा, ये सब उसी के कारण हुआ है। हमें तो उसे देखकर ही पता चल गया था कि उसके इरादे ठीक नहीं है, लेकिन सिंघानिया के साथ हमारी पुरानी कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर क्यों उसने ये सब किया? चाचा का सवाल सुनकर पूरी सिंघानिया फैमिली एक पल के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन तभी निया, जो अब तक चुप बैठी थी, वो उठी और तेजी से बाहर जाने लगी। उसे बाहर जाता देखकर सुमेधा ने पीछे से टोकते हुए पूछा, निया, कहाँ जा रही हो? ये सुनकर निया ने बिना पीछे पलटे जवाब दिया, मुझे उससे बात करनी है। ये सुनते ही सब एकदम से हैरान रह गए। अभिमान जी तुरंत खड़े हुए और बोले, लेकिन मुझे कोई रोकने की कोशिश मत करना, निया ने घुड़ते हुए कहा और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गई। वही पूरी सिंघानिया फैमिली उसे जाते देखती रह गई। दादाजी ने परेशानी से कहा, पता नहीं आगे क्या होगा। वो सिंघानिया हमें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसकी बातें बहुत अजीब थी, जैसे उनमें कुछ राज छुपा हो, और उसकी आंखें हमें किसी की याद दिला रही थी, लेकिन किसकी ये याद नहीं आ रहा है। ये कहते हुए दादाजी सोचने लगे। उनकी बात सुनकर कलिका बुआ तुरंत आगे आते हुए बोली, हाँ पापा, बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी लगा। कुछ तो है उस लड़की में जो उसने सबके सामने सिंघानिया परिवार की बोलती बंद कर दी। ये सुनकर अभिमान ने कुछ सोचते हुए कहा, लगता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो एक बिजनेस वूमेन है और सक्सेस पाने की लालसा ने उसे ऐसा बना दिया है। बाय द वे, हम जल्द ही वापस उससे अपना बिजनेस छीन लेंगे। अभी रात बहुत हो गई, इसलिए सब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। बाय, गुड नाइट। ये बोलकर अभिमान अपने कमरे में चले गए।
उनके पीछे सुमेधा और फिर धीरे धीरे सब वहां से चले गए। इधर दूसरी तरफ लक्जरी होटल की 40वीं मंजिल पर बने पेंटहाउस में सिर्फ अंधेरा पसरा था। अंदर कांच की दीवार के सामने खड़ी अविरा एकटक आसमान के चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। उसके हाथ में वाइन से भरा ग्लास था, लेकिन उसके होंठों ने अब तक उसे छुआ तक नहीं था। तभी अविरा ने सामने देखते हुए कहा, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने चाहा था। उसकी आवाज में एक सर्द लहजा था। रेहान दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ अविरा के चेहरे को देख रहा था, उस चेहरे को जो सालों के अंधेरे में ढल चुका था। रेहान ने एक गहरी सांस भरी और धीरे से कहा, अब क्या? ये सुनकर अविरा ने हल्के से ग्लास को घुमाया और फिर अपनी जगह से घूमते हुए कहा, अब सिंघानिया परिवार की बारी है। उन्हें धीरे धीरे उनकी औकात दिखानी होगी और इसकी शुरुआत वहीं से होगी जहां से उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। ये सुनकर रेहान हल्की मुस्कान लिए देखता रहा और फिर धीरे से बोला, तुम वही आविष्का हो जो एक वक्त अपने परिवार के प्यार के लिए तड़पती थी। ये सुनकर अविरा की आंखों के सामने वो पल घूमने लगी जब वो 12 साल की बच्ची थी और उसे उसी के परिवार ने जेल में भेज दिया था। जेल में कांस्टेबल का उसे मारना, सब कुछ अविरा की आंखों के सामने किसी मूवी की सीन की तरह घूमने लगा था। अविरा ने नजरें उठा रेहान को देखा और गुस्से से बोली, आविष्का मर चुकी है रेहान, अब सिर्फ सिंघानिया जिंदा है। अभी उसने इतना ही कहा था तभी होटल के बाहर तेज रफ्तार से एक कार रुकी, जिसकी आवाज सुनकर अविरा ने हल्का सा सर घुमा विंडो से बाहर देखा, जहां एक कार खड़ी थी और उसमें से निया बाहर निकली। निया को देखकर अविरा की एक भौं ऊपर की तरफ उठ गई। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, क्या पार्टी में अपनी बेइज्जती करवा के इसका मन नहीं भरा जो ये यहाँ भी आ गई? ये कहते हुए अचानक ही उसके फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। वहीं बाहर बॉडीगार्ड्स तुरंत सतर्क हो गए। उनमें से एक आगे बढ़ा और कार के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। निया गाड़ी से उतरी और सीधे होटल के अंदर जाने लगी, लेकिन तभी एक लंबे चौड़े और खतरनाक आभा वाले शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। रेहान की गहरी काली आंखें निया को घूर रही थी। निया ने नजरें उठा रेहान को देखा और बोली, हटो मेरे रास्ते से। ये बात उसने गुस्से में बोली। ये सुनकर रेहान ने हल्की हंसी भरी और कहा, इतनी हिम्मत? लगता है तुम्हें अपनी औकात भूलने की आदत है। ये सुनकर निया को पहली बार किसी के सामने खुद को छोटा महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए शांति से कहा, मैं सिंघानिया से बात करने आई हूँ। ये सुनकर रेहान ने ठंडी आवाज में पूछा, आपका अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? निया चौंक गई। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? उसका सवाल सुनकर रेहान निया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सार्कास्टिकली बोला, हाँ जानता हूँ। तुम वही लड़की हो जिसने अपने ही परिवार के साथ बिट्रेड किया और अब खुद को बड़ा साबित करने आई हो। ये सुनते ही निया एकदम से शॉक्ड रह गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम 2 कौड़ी का बॉडीगार्ड मुझसे यानी निया सिंघानिया से इस लहजे में बात करे? ये कहते हुए उसने एकदम से रेहान पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन उसकी उंगलियां रेहान के गाल को छू पाती उससे पहले ही रेहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। निया ने गुस्से से एक नज़र अपनी कलाई को देखा और फिर रेहान की आंखों में देखते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा। ये कहते हुए वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितनी कोशिश कर रही थी उससे कहीं ज्यादा रेहान की पकड़ उसके हाथ पर कसती जा रही थी। रेहान ने मुस्कुराते हुए निया की आंखों में देखकर कहा, रॉन्ग मूव निया सिंघानिया। तुम्हारी जैसी लड़की रेहान मालिक पर हाथ उठाने लगी तो रेहान का तो वजूद ही मिट जाएगा। ये कहकर उसने झटके से निया का हाथ छोड़ दिया।
रेहान के हाथ छोड़ते ही निया के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और गुस्से से रेहान को देखते हुए बोली, यूं तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। ये कहकर वो तेज कदमों से होटल के अंदर जाने को होती है, लेकिन तभी रेहान ने उसकी कलाई पकड़ झटके से अपने करीब खींच लिया। निया की पीठ सीधा रेहान के सीने से आ लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 9। निया की पीठ सीधा रेहान के सीने से आ लगी और उसकी सांसें पल भर को रुक गईं। उसकी कलाई अभी भी रेहान की मजबूत पकड़ में थी। निया ने गुस्से से तिलमिलाते हुए झटके से खुद को रेहान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि निया चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर पाई। निया ने हल्का सा सर टेढ़ा कर रेहान की आंखों में देखा और बोली, छोड़ो मुझे रेहान, उसने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। रेहान की आंखों में एक ठंडी मगर खतरनाक चमक थी। उसने हल्की सी हंसी भरी और धीरे से फुसफुसाया, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है निया? इतनी रात को अकेली लड़की को घूमने नहीं देना चाहिए, कहीं कोई खतरा न हो जाए, और जब लड़की खूबसूरत हो तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए उसके होंठ निया के कान को छू रहे थे, जिसका एहसास होते ही निया के पूरे बदन में एक झुरझरी सी दौड़ गई और उसका दिल अचानक ही जोरों से धड़कने लगा। ऐसा पहली बार था जब निया का दिल किसी की करीबी से धड़क रहा था। उसकी आंखें पल भर के लिए बंद हो गई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त किसकी बाहों में है तो उसने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी, जैसे अभी उनसे खून निकल आएगा। निया ने जलती हुई नजरों से रेहान की तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है रेहान मालिक, और वैसे भी मैं किसी से डरने वालों में से नहीं हूँ। ये सुनकर रेहान ने उसकी कलाई को हल्का सा मरोड़ते हुए सार्कास्टिकली टोन में कहा, सच में? लेकिन तुम्हारी धड़कनों की रफ्तार तो कुछ और ही कहानी सुना रही है। ये सुनकर निया ने तेजी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने उसे और करीब खींच लिया। अब उनके बीच महज कुछ ही इंच का फासला बचा था। तभी रेहान ने अपना एक हाथ निया की कमर पर रख दिया। उसकी ठंडी उंगलियां निया के क्रॉप टॉप के अंदर से उसकी कमर को छू रही थी। रेहान की ठंडी उंगलियां अपने बदन पर महसूस करके निया की सांसें एकदम से रुक गई। उसने हैरानी से रेहान को देखा, तभी रेहान उसकी नेक पर झुका और उसके कंधे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम्हारी धड़कनें तो बता रही हैं कि तुम गुस्से में हो, या फिर डर में, या फिर तुम्हारा दिल मेरी करीबी से धड़क रहा है मिस निया। ये कहते हुए उसकी उंगलियां फिसलते हुए निया की नेवल पर आ गई। रेहान ने अपनी उंगली को जानबूझकर निया की नेवल पर प्रेस किया। अगले ही पल निया की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। उसकी सांसें गहरी होने लगी थी और आंखें हल्की सी बंद हो गई। तभी उसके कानों में रेहान की आवाज पड़ी, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही, या फिर मेरे छूने का तुम पर इतना असर हो रहा है कि तुम्हारे मुंह से कोई वर्ड निकल ही नहीं रहे हैं। रेहान ने ये बात बेहद ही सिडेक्टिव टोन में कही, जिसमें खोने से निया खुद को रोक नहीं पाई। निया कुछ बोलती या कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही रेहान ने अपना हाथ उसकी पेंट की बटन पर रख दिया। उसकी उंगलियां निया की पेंट की जिप को छू रही थी, जिसका एहसास होते ही निया ने झट से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें हल्की लाल हो रखी थी। निया ने एकदम से रेहान का हाथ अपने बदन से झटक दिया और उसकी तरफ पलटते हुए गुस्से से बोली, व्हाट द हेल, ये जो अपना सो कॉल्ड गेम तुम मेरे साथ खेल रहे हो ना, इसे बंद कर दो वरना बहुत बुरा फंसोगे। निया सिंघानिया को बेवकूफ समझने की गलती मत करना। जब वो अपनी फैमिली की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या खाक होंगी। ये कहते हुए वो गुस्से से गहरी सांसें ले रही थी। उसकी बात सुनकर रेहान की स्माइल और गहरी हो गई। उसने झटके से निया की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींच लिया। निया के दोनों हाथ रेहान के कंधों पर आ गए और उसने सर उठा हैरानी से रेहान की आंखों में देखा।
जो अपना सर झुकाए खुद उसे ही देख रहा था। इस वक्त वे दोनों बहुत नजदीक थे, इतने कि उन दोनों की चेस्ट आपस में टच हो रही थी और रेहान की गर्म सांसें निया के चेहरे पर पड़ रही थी। रेहान को अपने इतने करीब देखकर निया का दिल एक बार फिर बगावत पर उतर आया। उसे पहले कभी किसी की करीबी से फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन रेहान के करीब होने से फर्क पड़ रहा था, इतना कि उसकी धड़कनें उसके काबू में ही नहीं आ रही थी। तभी रेहान ने निया की आंखों में देखते हुए धीमी सी आवाज में कहा, चेरी, तुम गुस्सा करते हुए और भी खूबसूरत लगती हो। मन कर रहा है कि तुम्हारे इन चेरी जैसे लिप्स को। ये कहते कहते वो चुप हो गया। उसने निया के सॉफ्ट होंठों पर अपना अंगूठा रखा और उन्हें मसलते हुए निया की आंखों में देखा, जो खुद उसे ही देख रही थी। तभी निया की हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने तुरंत रेहान के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे खुद से दूर धक्का दे दिया और अपनी बढ़ती धड़कनों के साथ चिल्लाते हुए बोली, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ? मुझसे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 10। उसमें निया के सॉफ्ट होंठों पर अपना अंगूठा रखा और उन्हें मसलते हुए निया की आंखों में देखा, जो खुद उसे ही देख रही थी। तभी निया की हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने तुरंत रेहान के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे खुद से दूर धक्का दे दिया और अपनी बढ़ती धड़कनों के साथ चिल्लाते हुए बोली, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ? मुझसे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो पलटी और पेंटहाउस के अंदर जाने को होती है, लेकिन तभी उसके कानों में पीछे से रेहान की आवाज पड़ी, चेरी, इस सिंघानिया से बचकर रहना, क्योंकि वो तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनते ही निया के कदम रुक गए। उसने एक गहरी सांस भरी और हल्का सा सर घुमा रेहान को देखा, जो अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले स्टाइल से खड़ा तिरछा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। निया ने एक गहरी सांस भरी और धीरे से बोली, मेरा नाम चेरी नहीं निया सिंघानिया है, इसलिए मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। और सिंघानिया कितनी खतरनाक है या नहीं ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो आगे जाने लगी, लेकिन एक बार फिर रेहान की आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम्हें लगता है कि सिंघानिया तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? वो तुम्हें तब मिलेगी जब उसे लगेगा कि तुम उसके काबिल हो। और अभी तुम्हारी औकात सिर्फ मेरे सामने खड़े रहने की है, उसके सामने नहीं। ये सुनकर निया ने बिना पीछे मुड़े गुस्से से कहा, तुम पावर के नशे में चूर हो रेहान, लेकिन भूलना मत, मैं भी सिंघानिया हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें और तुम्हारी मालकिन सिंघानिया को मिट्टी में मिला सकती हूँ। रेहान ने एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी बेक को देखते हुए धीरे से फुसफुसा कर कहा, ट्राई मी, क्योंकि जिस दिन तुमने ये गलती की वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये सुनकर निया के गुस्से से जबड़े कस गए, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा और वो मुड़कर सीधा पेंटहाउस के अंदर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक आलीशान कुर्सी पर बैठी अविरा यानी सिंघानिया ग्लास को घुमाते हुए शांति से बैठी थी। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन खतरनाक मुस्कान थी। आखिरकार मेरी प्यारी निया सिंघानिया ने मेरी दहलीज पर कदम रख ही दिया, अविरा ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनते ही निया ने सर उठा सामने बैठी अविरा को देखा और दांत भींचते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। ये सुनकर अविरा ने हल्के से अपनी अंगुली से इशारा किया और कहा, रेहान, दरवाजा बंद कर दो। रेहान ने मुस्कुराते हुए निया को देखा और फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। अब निया और अविरा आमने सामने थे। बोलो निया, इतने गुस्से में यहाँ तक क्यों आई हो? अविरा ने ठंडे लहजे में पूछा। उसके होंठों पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उसका सवाल सुनकर निया ने गहरी सांस ली और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम कौन हो सिंघानिया? और क्यों मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो? उसका सवाल सुनकर एक पल के लिए पूरे कमरे में भारी सन्नाटा छा गया था।
बाहर से शहर की रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन अंदर का माहौल ठंडा और सुलगता हुआ था। अविरा ने अपने वाइन ग्लास को धीरे धीरे घुमाया और निया की आंखों में झांका। मेरे बारे में जानने की इतनी बेचैनी क्यों, निया? उसकी आवाज में वही संयमित ठंडापन था जिसे सुनकर किसी की भी धड़कनें धीमी पड़ जाए। अविरा का सवाल सुनकर निया ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो चुकी थी। निया ने गुस्से से अविरा की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी फैमिली को बर्बाद करने पर तुली हो। निया ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारे इरादे क्या हैं? आखिर तुम चाहती क्या हो? अविरा ने हल्की मुस्कान दी, जैसे वो पहले से ही ये सारे सवाल सुनने की उम्मीद कर रही थी। अविरा ने वाइन का ग्लास अपने होंठों से लगा एक शिप लिया और फिर निया की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी फैमिली? ये कहकर उसने ग्लास टेबल पर रखते हुए आगे कहा, निया, मुझे तुम्हारी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मैं चाहती हूँ वो सिर्फ मेरा हक है। आई थिंक तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये सुनते ही निया ने अविरा को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, हक? हाँ, हक। अविरा कुर्सी से उठी और धीमे कदमों से निया की ओर बढ़ी। और जो मेरा है उसे छीनने का हक किसी और को नहीं है। ये सुनकर निया ने ठंडी नजरों से उसे घूरा और बोली, बकवास बंद करो और सीधा जवाब दो। तुम्हारा अगला कदम क्या है? उसका सवाल सुनकर अविरा के होंठों पर हल्की मुस्कान बनी रही। वो निया के कंधे के करीब आकर उसके कान में हल्की फुसफुसाहट में बोली, तुम जानना चाहती हो? ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। ये सुनते ही निया झट से बोली, मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगी। निया ने तीखे स्वर में कहा। अविरा ने सिर हल्का झुकाया और मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोली, तो फिर तुम मुझसे जीत भी नहीं सकती, निया। क्योंकि ये मेरी दुनिया है और यहाँ सब कुछ मेरे रूल्स के हिसाब से चलता है। ये सुनते ही निया ने अविरा की आंखों में देखा। दोनों की नीली आंखें एक दूसरे से टकरा गई। जहाँ अविरा की आंखों में बदले की आग जल रही थी तो वहीं निया की आंखों में गहरी नफरत और गुस्सा दहक रहा था। तभी दरवाजे के पास खड़ा रेहान आगे बढ़ा और हल्की आवाज में बोला, अगर ड्रामा खत्म हो गया हो तो अब असली खेल शुरू किया जाए। ये सुनकर निया ने तीखी नजरों से उसे देखा और गुस्से से बोली, तुम दोनों मिलकर मुझे क्या फंसाने की सोच रहे हो? अविरा ने गहरी सांस ली और पीछे की ओर जाते हुए अपने फोन का लॉक खोला और अजीब तरह से मुस्कुराकर बोली, खेल तब खेला जाता है जब सामने खिलाड़ी लो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे खिलाड़ी वाली नहीं लूजर वाली फीलिंग आती है। ये कहते हुए अविरा ने अपने फोन की स्क्रीन निया की ओर घुमाया और एक वीडियो प्ले कर दिया। जो वीडियो स्क्रीन पर चल रहा था उसे देखकर निया की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसे हो सकता है? निया ने घबराते हुए कहा। फोन में चल रहा वीडियो देखकर निया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होश एकदम से उड़ गए और अचानक ही वो पैनिक करने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से डगमगा गई। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, निया। खुद को बचाओगी या कुर्बानी दोगी? अविरा ने लाल आंखों से निया के पीले पड़े चेहरे को देखते हुए कहा। ये सुनकर निया ने एकदम से अविरा की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे पहली बार लगा कि वो एक ऐसी जाल में फंस गई है जिससे निकलना मुश्किल होगा। अब आगे क्या होगा? और इस वीडियो में ऐसा क्या था जिसने निया को चौंका दिया? अविरा क्या करना चाहती है निया के साथ? हिमांशी गोयल, क्या आप मुझे बता सकती है कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, ताकि मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकूं?